अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। जो माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। मीशत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल किया, उसमें वज़ीर आज़म के जाने से मीशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है माशी तौर पे बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मीशत उनकी तबाही की तरफ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकॉनमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया। यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज़ इस्तेमाल किए सऊदी अरेबिया ने। डिस्कस रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता हो रहा है। अभी तक पैसे उनकी तरफ से नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसे वैसे का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहाँ से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बाद बदले में हम तिजारत करते हैं, चाइना चुपेगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए ये सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं। चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। ये जो सवाल हैं, इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, ये दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूँ। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। एक भारतीय रुपए की कीमत है ₹2.10 पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत
365 श्रीलंका रुपए है। यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है, क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकॉनमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और ये डेटा उनका अपना नहीं है बल्कि PBS का है। इसके मुताबिक
साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था, यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नज़र लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर ये है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहाँ द न्यूज़ ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मिल असलम हैं, उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी अहम जो हैं अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज जिनका नाम ले रहे थे, वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI के प्रवक्ता हैं, इकॉनमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज़ दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूँ। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अब आवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, आवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना है तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? जो $8 बिलियन हो गया, नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से 8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को 8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे, उन्होंने कहीं नहीं कहा हम बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं IMF वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। IMF वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी IMF वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि IMF ने क्या शर्त रखी है। दोहा में IMF के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में पाकिस्तान के डेलीगेशन से जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है,
15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की असल इसकी, कीमत है जी वो असल लागू आपने करते हैं, सब्सिडी ठीक है। 15 तक खत्म कर दी, हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। तो वो मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। यानी एक तरह से आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब आईएमएफ हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट द न्यूज़ ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज़ ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब आईएमएफ की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है आईएमएफ ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है ये तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। ये काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस न लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और न ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंसी दी है। चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात खैरियत। अच्छा, आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट डॉन न्यूज़ की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं।
इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। ये बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो IMF उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि IIM अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं, जैसा कि पाकिस्तान के केस में है, और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की ज़रूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस है 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह के उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट। सो इट इज़ नॉट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर अ बिजनेस टू ग्रो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू FDI। तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ।
आई होप किसी तरह से वो समझ जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 10.44 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफ़ी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकॉनमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, कैओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसकी जानकारी फ़ौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी जनाब, कोई वर्ड है आपके पास? मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी, पता नहीं लाइफ कितनी बड़ी है, इससे स्टार्ट करते हैं फिर आते हैं वीडियो की तरफ की। लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहूँगी और स्पेशली अपने व्यूवर्स से ही करना चाहती हूँ। अगर आपके पास भी जवाब हो तो आप भी दे सकते हैं, अलाउड है आपको भी। तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं कब चली जाऊँ, कब मर जाऊँ, कुछ नहीं पता, लेकिन दिलो दिमाग में ये सवाल रह जाएगा, तो बेहतर है कि पूछ लिया जाए कि क्या ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि ऐसे पॉलिटिशियन हमारे ही नसीब में आने थे? कोई एक ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट हो, जो लॉयल हो, जो वाकई वफादारी के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता हो। ये 75 साल जो हमने गुजारे, हमेशा फंडिंग पे गुजारे, हमेशा लोन पे गुजारे, हमेशा इससे उससे कर्ज पकड़ कर गुजारे, कभी यूएई से, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से। हम खुद पर क्यों नहीं खड़े हुए? हमने अपनी टांगों पे खड़ा होना क्यों नहीं सीखा? कोई ऐसा हुक्मरान क्यों नहीं आया हमारे मुल्क में? कोई एक आ जाता, कितने आए होंगे, लेकिन कोई एक आ जाता 75 सालों में जो वाकई कहता है कि मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊंगा, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारूंगा, मैं पाकिस्तान का ट्रेड अच्छा करूंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूंगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाऊंगा। कोई एक भी नहीं था हमारे नसीब में। क्या आपको पता है, पाकिस्तान एक कंपनी है, पाकिस्तान एक इलाका है, पाकिस्तान एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं,
22-23 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है। आपको पता है जहाँ आबादी हो वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात होती हैं, वहाँ पे लोगों की नीड्स होती हैं। उस नीड्स को उन्होंने पूरा करना है, उस नीड्स को पूरा करने की उन्होंने मेहनत करनी है, उन्होंने काम धंधा करना है, उन्होंने खेतों में फसलें उगानी है। वो सारे काम क्यों कर रहे होते हैं कि कोई टीचर है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री छोटी मोटी फैक्ट्री लगा रहा है, कोई शॉपकीपर है, बच्चा कोई मोची है, कोई गन्ना बेच रहा है, कोई जूस बेच, हज़ारों लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बात को समझिएगा। वो क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी घर की नीड्स हैं, उनकी अपनी फैमिली को सरवाइव करवाना है, उन्होंने अपनी, ठीक है ना। तो उन ज़रूरियात के लिए मज़ीद उनको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कोई और सर्विस दे रहा है। एक शरबत बेचने वाले का बेटा स्कूल पढ़ रहा है तो स्कूल पढ़ाने वाला शरबत बेचने वाले को पढ़ा रहा है। सही। तो एक सर्कल चलता है। जहाँ पर आबादी हो, जहाँ पर लोग हो, वहाँ पर अगर कोई भी बंदा किसी भी किस्म की सर्विस देता है, किसी भी किस्म की चीज़ बेचता है, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट बनाता है, वहाँ पर 100% वो दिन ब दिन ग्रो करता है। वजह आबादी है। तो पाकिस्तान में भी तो आबादी है ना, पाकिस्तान के लोगों को भी तो जीने के लिए रोटी चाहिए थी ना। तो क्या यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान आए उनके पास ये पूरा पाकिस्तान की ज़मीन थी खाली, कई इलाके खाली पड़े थे, कई दरिया बह रहे हैं, कई जगहों पे डैम बन सकते हैं, कई जगहों पे फसलें मज़ीद उग सकती हैं, कई जगहों पे फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं, कई जगहों पे कई तरक्याती काम हो सकते हैं, कई जगहों पे गवर्नमेंट अपने पास से फैक्ट्रियाँ लगा के, मज़दूर लगा के उनसे कमा सकती है। हज़ारों तरक्याती काम हो सकते हैं। यहाँ पर खाली मैदान नहीं है, यहाँ पर जंगल नहीं है कि यहाँ जानवर रहते हैं, यहाँ इंसान रहते थे। तो जहाँ इंसान रहते थे उस मुल्क में कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं आया कि जो उस आबादी वाली जगह पे आके इनकम कर सके। तो मैं एग्जैक्टली अब मैं बताता हूँ इनकम की है उन्होंने इनकम की है, अपनी ज़ाती इनकम कर दी उन्होंने, अपनी जेब में डाल। अच्छा, उन्होंने इन आवाम के लिए मज़ीद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने के बजाय जो वो आवाम करते थे उसमें से ही बत्ता लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर ये करते हो, ये खाते हो तो मेरा क्या होगा। यानी कि हमारे हुक्मरान हमारे इस पाकिस्तान जिसका नाम पाकिस्तान है, इस गांव में आए। इस गांव में आने के बाद उन्होंने अपना टाइम पूरा किया। उस टाइम पूरा करने के दौरान में उस गांव में नए कुएं नहीं लगाए, नए कारखाने नहीं लगाए, नई सड़कें नहीं बनाई। उन्होंने क्या किया कि जो जैसा चल रहा था, ये लोग ये एक तरह से टैक्स वाले थे, ये जगह टैक्स और भत्ता टैक्स वाले समझो थे ना, कि इन्होंने मज़ीद निचोड़ा। उस गांव में अगर किसी को मोबाइल चाहिए था तो बराबर वाले गांव में मोबाइल बनते थे, चाइना में। अगर वहाँ से मोबाइल आ रहे थे तो वहाँ पे भी बॉर्डर है उस गांव में, बॉर्डर है तो अंदर जो मोबाइल आ रहा है तो उसकी कीमत भी आधी ये वसूल कर रहे हैं। अगर जापान से कोई कार आ रही है पुरानी यूज़ की हुई 5-5, 6-6 लाख रुपए की, तो ये 15-15, 20-20 लाख की हमें उस गाँव में यूज़ करने को मिलती थी। आधे हमें अपने बदमाशों को देने पड़ते थे। मैं तो सियासतदानों को बदमाश कहूँगा कि इसका मतलब है कि वो बदमाश थे। अच्छा, इससे अच्छा वर्ड नहीं। अच्छा, उनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी, पॉलिसियाँ जो उनके हमारे जो इकोनॉमिक्स थे, जो हमारी हुकूमत में भी साथ होते थे, उन्हें कहा गया कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे 5 साल का क्या पैकेज हमारा हो सकता है। तो फिर वो पॉलिसियाँ होती थी छीनो। अच्छा, एक सेकंड, आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो मोदी जी की तरह नहीं सोचते थे कि 10 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ये प्रोजेक्ट करवाता हूँ कि 100 साल बाद इसका हमें बेनिफिट होगा। वो ये सोचते थे कि मेरे दौरे हुकूमत 5 साल का है, मेरी सियासत 5 साल की है, क्योंकि मैं गद्दी पे 5 साल तक हूँ। बिल्कुल। तो मुझे 5 साल में कितना खाने को मिलेगा, मुझे किस तरह बढ़ेगा, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अपनी जेब में डाल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लूट सकूँ। अच्छा, एक वक्त तो चलता। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, आज डॉलर, ये जो वीडियो है ये 2-4 दिन पुरानी होगी शायद, आज हम इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आज पाकिस्तान में डॉलर 200 पे पहुंच गया। कल ही न्यूज़ आई है 202 पे कहानी चल बिल्कुल आया। तो अब मेरी बात सुने, तो आप हैरान होंगे इस बात से। मैंने भी किसी का लिखा हुआ पता नहीं फेसबुक पे कहीं पे पढ़ा, मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग था। क्या पढ़ा? डॉलर कितने का था? आज कितने का है? 202, 3.5 रुपए का। हाँ, 1947 में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था इस कंट्री में। सही। ये हम जब हम आज़ाद हुए थे, इस कंट्री के पास कागज़ और स्याही तक नहीं थी, लेकिन रुपए की वैल्यू क्या थी?
3.5 रुपये। बिल्कुल। अच्छा 3.5 रुपये के बाद हम अपने आप को बरकरार तो रखते हैं, हम ऐसे नीचे 3.5 से 3 पे आते, 2 पे आते और ऐसा होता है कि टक्कर के बन जाते। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हम 3.5 से 300 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ हमारे हम पैमाना देख सकते हैं कि श्रीलंका या हमारी हालत का वो पैमाना डॉलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त 350 रुपये श्रीलंका के हैं, 365 है, 350 श्रीलंका। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान 200 क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब है पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। नहीं ना, तो अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी हमने, मैं तो ये कहूँगी हम बदकिस्मत कौम है, हम बदतरीन कौम है, क्योंकि मुझे 100% हालात बिगड़ते हुए बद से बदतर, जैसे उन्होंने कहा है ना, उनके इकोनॉमिस्ट हैं, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करती हूँ, मैं बिल्कुल एग्री हूँ उनसे कि बद से बदतर हो रहे हैं। आपको पता है एक वीडियो में थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी, आई थिंक मुझे लगता है 4 to 5 डेज़ पहले ही देखी है, वो भी लेटेस्ट वीडियो थी, उसमें बताया गया है कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो 300 रुपये का डॉलर होगा, ठीक है जी। तो हम 202, 203 पे तो पहुँच गए, तो बचा क्या है? अच्छा, और उन्होंने भी कहा है 2-4 महीने तक और बरकरार रहेगा, उसके बाद आप देखिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितने में हमें पेट्रोल आज मिल रहा है, पेट्रोल की कीमत ये नहीं है, इसका मतलब महंगाई है। वो कह रहे हैं ये तो ज़बरदस्ती रोकी गई है, समझो। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और जितने में महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी आवाम को सस्ता दे रहे हैं, तो यकीनन उसके ऊपर सब्सिडी लगा के दे रहे हैं। और उन्होंने शर्त भी यही रखी है IMF ने कि जी आप इसकी सब्सिडी ख़त्म करते हो, आप असली कीमत पर आते हो चीज़ों की, तो फिर हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम आपसे बात करेंगे। तो वही ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एक बंदे ने जब ये बात बोली थी कि हमें पता ही नहीं है हमारे मुल्क में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू चीज़ें जो यहाँ के लोग बिला वजह मंगवाते हैं, उससे हमारी जो कंट्री के अंदर डॉलर पड़ा है उस पर वो ज़ाया होता है। जितना ज़्यादा कंट्री के अंदर डॉलर रहेगा उतना ही ज़्यादा कंट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ एनिमल पैड्स के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेकअप को ले लेते हैं कि बहुत अच्छी कंपनियाँ होंगी, मेकअप बना रही होंगी, मेकअप की प्रोडक्ट होंगी, कपड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम बाहर से मंगवाएं। अच्छा, मैं ये बात पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे अंदर आदत है, मैं जो चीज़ फील करती हूँ फिर उस टॉपिक पे बात करती हूँ। नहीं तो जैसे मैंने वाजपेयी वाली वीडियो पे कह दिया था कि मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। मैंने ये देखा कि अभी अगर मैं इस चैनल पर नहीं बैठती और मैं ये वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, मैं इंडिया को नहीं जानती, तो मैं कहती वाकई सभी एक्सपोर्ट करवाते होंगे, सभी इम्पोर्ट करवाते होंगे, सभी बाहर का माल यूज़ करते होंगे, और जो मतलब मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो इतनी अच्छी, इतनी पायदार नहीं होती। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी टू से, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते कि उनको यूज़ करें या उन पर ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंडियन मेकअप यूज़ करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वही आपकी वाली बात कि एक दूध वाला भी मिलावट कर रहा है, एक कंपनी वाला भी मिलावट, जितने से ज़्यादा काटूँ और कम से कम लगाऊँ, ठीक है। तो अगर हमारे पाकिस्तान में ही अच्छे ब्रांड हो तो हम क्यों जाएं बाहर की तरफ, हम क्यों खरीदें बाहर का? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हर शख्स, इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही डॉलर की ये बढ़ी थी ना, ये 200 वाली, अच्छा 200 डबल सेंचुरी है ये, बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत करीब है। आपको पता है एक छोटा कचौरी वाला, रेडी वाला खड़ा हुआ है ना, उसे भी पता है डॉलर 200 का हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बराबर में जो दुकानदार है वो बातें कर रहे हैं, और रेडी वाला उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। इस वक्त मुझे पूरे मुल्क का नहीं पता, बातें हो रही होंगी, लेकिन कराची में जगह जगह सड़कों पे एक आम बंदा चाय बेचने वाला कह रहा है कि मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद ये होगा। अच्छा, पेट्रोल जैसे बढ़ेगा ना महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल से चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो पेट्रोल पे सब्सिडी। अच्छा, जैसे ही उन्होंने 15 मई कहा था ना, 15 मई तक अगर वो नहीं बढ़ाते, सब्सिडी नहीं तो ख़त्म करते, तो हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। तो इनका मतलब ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो ये चाह रहे हैं कि हम आपको जो लोन देंगे तो वो पहले निकालने का तरीका भी बता रहे हैं, निकालने का जरिया तो बताएं, ठीक है। आप अगर अभी अपने आवाम को सहूलत देते रहेंगे अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, हो क्या रहा है कि हम आपसे तो ले रहे हैं लोन, IMF से हम लोन ले रहे हैं, हम थोड़ा आवाम का मुंह भी बंद करना है, क्योंकि ये अगर शोर करेंगे हमारी गवर्नमेंट जाएगी, इनका मुंह बंद करना है, पेट्रोल नहीं बढ़ाना, ये नहीं बढ़ाना। हमने लोन लिया, इस लोन में से खाया पिया, थोड़ा बहुत लगाया, थोड़े बहुत सैलरियाँ लोगों को, गवर्नमेंट इदारों को दी, तो थोड़े से हमारे साल 1.5 साल जो गुजरना है वो सुकून से गुजर जाए, फिर हम से गुजर जाए, मेरी कुर्सी बच जाए, मैं जितना निचोड़ सकूं निचोड़ लूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोन ले रहे हैं, जैसे कि इसमें भी इनके जो जीत सिंह थे
उन्होंने बताया कि हम लोन, अगर कोई कंट्री लोन लेता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो बात समझ में आती है कि वो आज नहीं कल लौटाने की हैसियत में आ जाएगा। आज नहीं कल वो तरक्की करता है तो डॉलर की कीमत, क्योंकि देखिए दिन ब दिन बढ़ेगी। मैं तो आपको आपने जो 100 रुपए में लिया है डॉलर, अब कल को 300 रुपए में होगा, तो आप लौटा तो सकते हो ना, ठीक है ना। अब जब आप खा लोगे पी लोगे बराबर कर दोगे तो कहाँ से दोगे यार, फिर आप मजीद लोन मांगोगे, फिर मजीद मांगोगे। और अब तो मुझे बहुत जलालत लगी कि वो देते क्या है 8 बिलियन, उल्टा उन्होंने बोला वो क्या देते हैं 8 बिलियन, उल्टा मुझे इतनी जलालत लगी कि उन्होंने सामने से आपसे मांग लिया कि आप हमारे 3 बिलियन तो पहले लौटाओ। चाइना भी बिल्कुल दरकिनार हो चुका है। अच्छा, जवाब ही नहीं दिया। एक चीज़ क्लियर हो गई इस वीडियो से कि जितने भी जो कंट्री थोड़ा सा भरोसा कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब एतबार कर रहे थे कि इन फ्यूचर पाकिस्तान से हमें फ़ायदा होगा या पाकिस्तान से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कल को हमें यहाँ से मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितने भी कंट्रीज़ ने दोस्ती यारी में किसी भी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की थी, लोन दिया थे, जो देखिए लोन भी दिया जाता है, सब कुछ की जाती हैं दोस्ती देख के या इन फ्यूचर के फ़ायदे देख के, गिव एंड टेक देख के। चाइना ने इन्वेस्टमेंट की होगी कि चलो कल को मुझे पाकिस्तान से बंदरगाह मिल जाएगी, मुझे पाकिस्तान से रास्ता मिल जाएगा तिजारत का, जो भी चीज़ें होती हैं इंसान कुछ ना कुछ देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब चाइना और सऊदीया और तुर्की जितने भी कंट्रीज़ थे जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में थोड़ा बहुत थे, मुझे ख्याल में शायद अब वो समझ चुके हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि जो भी है हूँ तो पाकिस्तानी, दिल में मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, जो भी हो जाए। जब उन्होंने आगे से कहा, हमारे पीएम ने जब बोला उनको कि हम आना चाहते हैं, उन्होंने आगे से कहा कि क्या ज़रूरत है, अभी थोड़े दिनों पहले तो आपके पीएम दौरा करके गए और अब क्या ज़रूरत आ गई अचानक से जो आप आना चाहते हैं। मतलब किसी ने थप्पड़ लगा दिया मुंह पे, किसी ने जूता मार दिया आपके मुंह पे। मतलब इतनी जलालत के बाद भी अब मैं हैरान हूँ कि इनकी अक्लें कहाँ हैं, इनकी इज्जत नफ्स कहाँ है। ये मजनून होते, को बुरा नहीं लगता। एक सबा फैसल थी खातून, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे बैठ के रो पड़ी कि कहती हैं हमारे ये सियासतदान हैं, क्या ये एलियन हैं, मतलब ये कौन लोग हैं, इन्होंने कहाँ जाना है, इनके आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें, इनके अपनी जो आवाम है उनकी नस्लें, हमारी नस्लों ने यहीं रहना है, तो हम क्यों इसको नोच रहे हैं, हम क्यों इस कंट्री को नोचे जा रहे हैं अगर हम एलियन हैं। लेकिन वो ये शायद चीज़ भूल गई थी कि ये एक तरह से एलियन ही है। और कौन से वाले एलियन है? तो बाहरी भागना है। वो वाले एलियन है जो इस सरजमीन को छोड़, इस धरती को, ज़मीन को छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के जाना है। इनके माइंड में ऐसा नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पलेंगी बढ़ेंगी। वाकई आप सही कह रही हैं कि इनके फ्लैट्स, इनके बैंक अकाउंट सब बेचते हैं। ये थोड़े से मतलब पाकिस्तानी बनकर सोच लें कि इसी मुल्क में हम पले बढ़े हैं, इसी मुल्क में हमने सियासत करके इतना कमाया, इतना लूटा, इतना तो कर लिया ना, इतनी शाही लाइफ आपने गुजार ली। अभी जो करप्शन किया है आप उसका आधा ही बेच के लौटा दो, अब थोड़ी सी तो हमारी इज्जत छोड़ दो। कोई मुझसे कहे मेरा घर ले ले, मेरा जितना कैश ले ले, मेरे कपड़े बेच दे, लेकिन मेरी इज्जत छोड़ दे, मेरी इज्जत नफ्स को तो मजरू ना करे। अब तो वो हालात हो गए, मुझे तो ऐसा लगे जैसे कोई कुत्ता हो। क्या है पाकिस्तान को, क्या समझ लिया आपने? एक ज़माने में आपके लिए हमारी इतनी वैल्यू थी, अमेरिका हमारे साथ था, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त बनता था। अब तो मुझे लगता है कि सब हमारा साथ छोड़े। हम एक खित्ता ऐसा बन गया है जो किसी पे बोझ हो, जो किसी के लिए कारामत हो ही ना, जिसे निकम्मा समझ रहे हैं। कौन बोझ होता है? जो मांगता है, जो देता कुछ नहीं है, जो सिर्फ लेना जान रहा है और एक अरसे से ले रहा है, तो कोई कितना दे, कुछ करके ही नहीं दिखा रहा, किसी के लिए कारामद। आपने भी कहा था ना कि फेसबुक पे आपने कुछ स्टेटस देखे थे जिसमें हर दूसरा तीसरे 3-4 स्टेटस ऐसे आ गए जो बाकायदा दूसरी कंट्री के वीज़े लगा के स्टेटस टिकट्स बकायदा, वीज़े बकायदा, हाँ, टर्की के तस्वीरें लगा रहे कि आई एम गोइंग टू टर्की, आई एम अमेरिका। मैं हैरान हो रही, मैंने कहा अच्छा कभी ऐसा होता नहीं है, कभी कभार हमने देख लिया मेरे फ्रेंड्स में। मैं हैरान हो रही, मैंने कहा आए दिन मैं देख रही हूँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। अच्छा पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं, तो मतलब इनको भनक लग चुकी है कि अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कितने % आबादी होगी जो जा सकती होगी पूरे पाकिस्तान में? 10%, 5%? बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनका क्या होगा यार? जो गरीब तबका है, जो गरीब से गरीब तबका है, वो क्या करे? अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस कंट्री में हम अपने ही बच्चों को आटा भी नहीं दे सके, हम इनको गंदम ही नहीं दे सके, हम इनको चावल ही नहीं दे सके, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सके। आपने देखा नहीं उन्होंने वीडियो में कैसे कहा है कि बहुत बड़ी बात है। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तानी खा कैसे रहे। इमरान खान का सुना कि इमरान खान को सिर्फ इमोशनल बातें आ रही हैं, इकोनॉमिक के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। वो कर्ज़ा कहाँ लिया, कहाँ गया, उस पर कर्ज़ा इमरान खान ने दबा के लिया,
काश ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में यूज़ हुआ होता तो आज हम इसको लौटाने के काबिल होते। वो कहाँ गया यार, कुछ भी नहीं हो रहा। 22 बिलियन कम होता है? आप मुझे बताएं, टोटल 52 बिलियन है जिसमें से 22 बिलियन तो सिर्फ उन्होंने लिया है। 30 बिलियन 75 सालों में लिया था। 75 सालों में और लिया था। 22 नो वर्ड्स दोस्तों, बिल्कुल कि आगे क्या होना है कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का क्या होना है। अभी भी मैं कहता हूँ बहुत अभी, अच्छा पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई कंट्री उठता है, बहुत बड़े लेवल पे अगर सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भिखारी हर दरवाज़ा खटखटा रहा हो और हर दरवाजे से उसको लौटा दिया जा रहा हो, उसको भगा दिया जा रहा हो, उसको मना कर दिया जा रहा हो। यकीन करें ये फीलिंग आ रही है मुझे कि हर दरवाज़ा उसके मुंह पे मार कर बंद कर दिया जा रहा हो। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों, लेकिन इस वक्त कुछ लोग जानते थे, पढ़े लिखे लोग जानते थे पाकिस्तान के हालात, लेकिन आज अब एक रेडी वाला ठिए वाला भी जानता है पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। हर बंदे को इसकी भनक पड़ चुकी है, लोग बाशऊर हो चुके हैं। दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।